नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से मायावती और उनके भतीजे सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है एक बार फिर से भतीजे पर भुआ का पूरा विश्वास। अब सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे उनके भतीजे, और जिस तरह की खबरें उनको लेकर हैं, क्या ये एक बार फिर से उनकी स्थायी परमानेंट एंट्री बीएसपी में हो गई है? दरअसल एंट्री तो पहले ही हो गई थी, लेकिन कोऑर्डिनेटर उन्हें बना दिया गया है फिर से पार्टी का, और 3 जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो अब उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। तो सवाल ये है कि आकाश आनंद की एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी में एंट्री मजबूत तरीके से, मायावती ने हालांकि हिदायत दी है इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिहार चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण माना जाए आकाश आनंद की बीएसपी में वापस बड़ी भूमिका में नजर आना, और इससे बीएसपी कितनी मजबूत कर पाएंगे और मायावती के कंधों को कितना मजबूत कर पाएंगे आकाश आनंद, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम करेंगे। मानस श्रीवास्तव जी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश न्यूज 24 हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, और नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बहुत चारों तरफ इस वक्त आकाश आनंद की चर्चाएं हैं। छोटी उम्र है, लेकिन मायावती की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे आकाश आनंद, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त देश की सियासत में, क्योंकि बीएसपी दलित समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा मायावती, उस मायावती के चेहरे को कहीं ना कहीं पूरे देश में और विस्तार देने का प्रयास अब आकाश आनंद के कंधों पर है। पार्टी में उनके पास एक बहुत बड़ा समर्थन भी है, और वो क्योंकि युवा हैं तो युवाओं को साथ लेने की कवायद मायावती की आकाश आनंद के भरोसे है, आकाश आनंद के सहारे है। कितना खरा उतर पाएंगे इस वक्त की परिस्थितियों को देखें प्रमोद गोस्वामी जी। मीना जी देखिए, आकाश आनंद कितना खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद जी को बड़े धूम धड़ाके के साथ लाया गया था, उत्तराधिकारी बना के लाया गया था। लेकिन वो 23 में फिर उनको हटाया गया, 24 में लिया गया, 25 में फिर हटाया गया, फिर लिया गया। तो मायावती जी के जो एटीट्यूड है, मायावती जी की जो एक सोच है, वो उसके चलते अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आकाश आनंद के आने से कोई पार्टी में कोई बहुत बदलाव हो जाएगा। पार्टी कुछ अपने जनाधार को जो उसका खो चुकी है उसको वापस ला पाएगी। उसकी कई वजहें हैं। पहली बात तो यही है कि वो आकाश आनंद को जब लाया गया था तो उन्होंने जो वर्तमान राजनीति का दौर चल रहा है, या जिस ढंग की मतलब शैली है और जिस ढंग के तेवर हैं, तो उन्होंने उस तेवर को अपनाया और वो हुआ और उनको हटाया गया। तो इसमें उनको कितनी खुली छूट मिलती है कि वो राजनीति को, जो बदली हुई राजनीति है उसको में वो कितने प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब बसपा का संगठनात्मक ढांचा भी कमजोर हो गया है। खत्म ना सही, लेकिन कमजोर तो काफी हो ही गया है। तीसरी कि उनका जो मायावती जी का एटीट्यूड है, जो उनका एक कार्यशैली है, जो सोचने का तौर तरीका है, नजरिया है, उसके चलते बहुत से लीडर्स जो जनाधार वाले थे वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका यह है कि जो मैं कहूं वही सच है। तो अब उसमें वो कहाँ तक उनके अनुरूप चल पाएंगे, और अगर उनके अनुरूप चल पाएंगे तो फिर वो उसमें कितना सामंजस्य बैठ पाएगा, कितने लोग जुड़ पाएंगे, ये फिर देखने की बात होगी। तो अभी तो कह पाना बहुत मुश्किल होगा। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो उनका अपना वहां कोई बहुत ढांचा भी नहीं है कि बिहार में उनकी पार्टी की अपना कोई ढांचा हो। हाँ, ये बात जरूर है
कि आकाश युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उसका उनको कितना फ्री हैंड दिया जाता है या उस पर वो कितना वो आगे बढ़ सकते हैं, ये देखने की बात होगी। जी अंतिम बात ये है कि मायावती जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मतलब ना तो वो विरोध कर पा रही हैं, न समर्थन कर रही हैं, न वो बिल्कुल, इंडिया में है, न एनडीए में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो प्रमोद गोस्वामी जी। बोलें प्लीज प्रमोद जी, 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 पूरी करें आप अपनी कुछ कह बात। रहे हैं? आप पूरी करें अपनी बात। हाँ, तो जी, ऐसी स्थिति में जब वो खुद ही ऊहापोह की स्थिति में मायावती जी हैं, तो आनंद क्या करेंगे? अब अगर आनंद बीजेपी के खिलाफ कुछ कोई किसी मुद्दे पर बोल देते हैं तो फिर निकाल दिए जाएंगे, नहीं बोलते हैं तो जनाधार कैसे बनेगा? तो पहले तो मायावती जी को ये तय करना होगा कि उनकी लाइन एंड लेंथ क्या होगी बॉलिंग की, तभी विकेट को लिया जा सकता है। और जब आए साए दाएं बाएं फेंकनी है बॉल तो फिर कोई बात ही नहीं, जैसी कि पिछले 12 के बाद से जो उनका जनाधार घटता चला जा रहा है और 12 के बाद से वो धीरे-धीरे उनकी जो लाइन लेंथ बिगड़ गई है, उसको वो अभी फॉर्म में नहीं आ पाई और मुझे लगता है कि वो फॉर्म में जो अभी तक के संकेत हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि वो ला पाएँगे। तो अब आगे बिल्कुल, देखने की बात है, सबसे पहले तो मायावती जी को तय करना होगा कि हमारी हमारी लाइन लेंथ क्या होगी? हम इधर होंगे कि उधर होंगे कि बीच में घंटा बने रहेंगे? लाख टके का सवाल है और इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि बिहार के चुनाव से इस वक्त आकाश आनंद की तैनाती को देखा जा रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव में जैसा प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत कुछ बीएसपी से बिहार में अपेक्षित नहीं क्योंकि उनका संगठनात्मक आधार वहां उतना है ही नहीं। लेकिन इस देश में बीएसपी उत्तर प्रदेश से बाहर अलग अलग राज्यों में समय दर समय 5, 4, 10 सीटों तक अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। लेकिन वो इतिहास है, रही है। वर्तमान ये है कि बीएसपी पर, बहन मायावती पर ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आकाश आनंद को इस बात का इल्म नहीं हो। नावेश शिको जी, आकाश आनंद को काम देते समय मायावती जी ने ये साफ किया होगा कि बीएसपी के साथ उन्हें किस लाइन पर रहना है। बिहार के चुनाव में इस वक्त अभी तक मायावती का जो स्टैंड है, अगर वही रहता है और आकाश आनंद बिहार में एक्टिव होते हैं तो इसका सीधा सीधा साफ संदेश, असर, परिणाम किस रूप में नजर आएगा नाविद जी? ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा परफॉर्म किया है बसपा ने, क्योंकि जो डाउनफॉल चल रहा है उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नुकसान नहीं हुआ है, अदर्स जो और अन्य राज्यों में परफॉर्म करती थी बसपा, यानी कुछ सीटें निकाल लेती थी, वहां पर भी जीरो की तरफ बसपा लगातार बढ़ रही है। तो बिहार से कोई बहुत ज्यादा खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। चुनाव वो लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई बहुत बड़ी जीत की उम्मीद है। मुख्य बात यह है, एक बात मेरे जहन में ये आई, ये कहावत है बहुत पुरानी, आए राम गए राम, वो कहावत खतरे में पड़ गई है और उसके शब्दों में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके शब्द शायद अब ये हो जाए कि आए आकाश और चले गए आकाश, फिर आए आकाश में चले गए। ये एक मजाक जैसा बन गया है। आकाश है क्या आखिर? मायावती जी के भतीजे हैं, बस इतना ही तो है। वो कितने चुनाव जीते हैं, कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितना वो जमीन पे कैडर बेस्ड पार्टी। देश में राजनीतिक दलों के बारे में बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ज्यादातर राजनीतिक दल जो है परिवारवाद के ऊपर निर्भर हो गए हैं। एक गए तो दूसरे परिवार के आ गए, फिर तीसरे आ गए, फिर चौथे आ गए, यही हो रहा है। हालांकि बसपा इससे अछूती थी और वो जमीनी पार्टी थी, एक आंदोलन से पैदा हुई थी, सामाजिक न्याय की पार्टी थी। काशीराम जी ने ये संदेश दिया था कि परिवार से पार्टियां नहीं चलती हैं, अपने विचारों से पार्टियां चलती हैं, और मायावती जी ने भी इसको जारी रखा था।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो परिवारवादी पार्टी उन्होंने बना दिया। दूसरी बात यह है कि हर राजनीतिक दल का एक एजेंडा होता है, समय समय पे बदलता रहता है। जैसे आजकल कहा जा सकता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करती है, दलित समाज के लिए भी वो संघर्ष कर रही है, पिछड़ों के लिए भी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी दलित समाज के लिए काम कर रही है, जमीन पे कुछ थोड़ा बहुत सुगबुगाहट नजर आती है, कुछ लाभ भी नजर आया। बसपा का एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या है, संगठन कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या उसका आकार है, क्या कोशिश है, ये सब बातें खत्म हो गई। बस एक ही मुद्दा है कि आकाश आए और आकाश चले गए। ये अजीबोगरीब बात है, वो भी परिवारवाद से जुड़ी हुई है। परिवारवाद हर दल में है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद से अपने को दूर कहती है, उसके बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं वो राजनीति में स्थापित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी परिवारवाद पर आधारित है, कांग्रेस भी परिवारवाद की। लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़े थे ना, जीते ना। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया बनने से पहले चुनाव तो जीते थे ना। आकाश है क्या? आकाश की क्या पॉलिटिकल हैसियत है? कितना संघर्ष करते। लेकिन अब बसपा में बहन जी बस एक ही नाम लेती है, आकाश आकाश और आकाश। वो कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। खैर, इस बार उनको बहुत बड़ा पद दिया गया है। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर है, यानी कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ा ओहदा होता है, खासतौर से बसपा में। अब पूरे देश के कोऑर्डिनेटर उनको रिपोर्ट करेंगे और ये बात तय हो गई है ऑफिशियली कि सेकंड पोजीशन पर वो आ गए, यानी टॉप 2 में मायावती जी के बाद में उनका नंबर है। अब मुख्य बात ये है कि वो क्या कर पाएंगे। सवाल इस बात का है कि आकाश जी के बारे में जो मैंने कहा कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ी खूबी तो फिलहाल उन्होंने साबित नहीं की, लेकिन एक चुनाव से पहले जो उनकी जनसभाएं हो रही थी, उनका आक्रामक एक तेवर था, एक भाषण देने की शैली थी, सत्ता की आंखों में आंखें डालने का एक हुनर और एक निडरता थी, जिसको लोगों ने पसंद किया था। और लग रहा था बसपा एक बार फिर से जिंदा होगी, हाशिए से बाहर होगी। एक युवा नेता मिला है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा है। और यही कमी इस दौरान 8-10 सालों के दौरान मायावती के नजर आई थी कि मायावती जी जो एक बहुत बड़ी नेता हुआ हैं और एक जमाने में वो उनके अंदर एक आक्रामकता थी अपने समाज के लिए लड़ने की, अपने समाज का हक दिलाने के लिए। जिस तरीके से वो बोलती थी, जिस तरीके से वो सत्ता पर हमला करती थी, जिस तरह से वो समाज के उन चीजों पे हमला करती थी जिसको वो मनुवादी कहती हैं, और इस तरह की आक्रामकता जब बहन जी में खत्म हो गई, कम हो गई, जैसे कि गोस्वामी दादा ने कहा है कि वो उनका एक समझ ही में नहीं आता है कि आखिर वो बीजेपी के साथ है या उनके विरोध में है। कुछ बीच का एक जो उनका कैरेक्टर है जो सत्ता में नहीं करता है, लग रहा था कि उसको वो एक रिप्लेस होगा कहीं ना कहीं। पुराने तेवर मायावती के अगर आकाश में नजर आ जाते हैं तो एक बार फिर बसपा सरवाइव करेगी, लेकिन नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जिस तरीके से उनको बार बार हटाया गया और अपमानित भी होता है, कोई तो नेता होता है पद से जब हटाया जाता है तो उसकी वैल्यू समाज में गिर जाती है, कैडर में गिर जाती है, कार्यकर्ताओं में गिर जाती है। बहन जी ने जब उनको हटाया तो कई शब्दों का इस्तेमाल किया। एक ये था कि वो मैच्योर नहीं है, दूसरा ये कि वो अपने ससुर के साथ उनकी कैटरिंग, इस तरह की छोटी छोटी कुछ चीजों को लेकर। और एक जो विश्लेषकों ने और राजनीतिक पंडितों ने निकाल दी, मैं एक चीज बस कह रहा हूं, वो ये थी कि वो आक्रामकता दिखा रहे हैं, वो सत्ता के सामने बहुत तेजी से निडरता के साथ सामने आ रहे हैं। बहन जी को ये बात पसंद नहीं थी, शायद इसलिए निकाला गया, ये अनुमान लगाएगा। लेकिन अब वो फिर से एक बार जब पावर पे आ गए हैं तो ये कैसे माना जाए कि वो तेवर जो खूबी हुआ करती थी आकाश की, वो खूबी तो अब दब गई है, वो कुचल गई है, उसको कहीं ना कहीं मायावती ने दबा दिया है। तो बड़ा पोस्ट उनको जरूर मिल जाए, उनको नेक्स्ट 2 का पोजीशन जरूर मिल जाए, लेकिन वो तेवर, वो कॉन्फिडेंस मायावती छीन चुकी है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें इस आपके पूरे विश्लेषण में जो निकलकर सामने आती है और पूरे देश की सियासत में जो बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, मायने रखती हैं और जनता को समझने की भी जरूरत है। एक तो परिवारवाद के मोह से बाहर खुद को नहीं निकाल पाई मायावती, बीएसपी की सुप्रीमो, जिस बीएसपी का आधार गैर परिवारवाद था, जो बहुत इंपॉर्टेंट आकाश आनंद का। दूसरा उदाहरण इसका, दूसरा जो सुरेंद्र दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानस श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। मानस जी मैं आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी, परिवारवाद के भीतर भी परिवारवाद, कोई भी मठाधीश किसी भी क्षेत्र में हो, क्यों हम सिर्फ राजनीति की बात करें, हम हमारे मीडिया को देख ले, बहुत बड़े संपादक को, कोई भी ऐसा पत्रकार
या ऐसा अपना जो कनिष्ठ है वो पसंद नहीं आता जो तेजी से उन्नति करे या आगे जाए या अच्छी खबरें लिखे या जो अच्छी लेखनी हो जिसकी, सिर्फ पत्रकारिता क्यों, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, राजनीति उसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि राजनीति फ्रंट पे है, सीधे सीधे हमें नजर आती है। तो मायावती का जो आकाश आनंद को लेकर पहले जो डर था, क्या ये माना जाए कि अब वो डर निकल गया है या उन्होंने समझा दिया है आकाश आनंद को कि अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए पार्टी को ऊपर उठाना है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। सर आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। जी देखिए, आकाश आनंद जो उत्तर प्रदेश के आकाश में उड़ रहे थे तो मायावती जी ने एक बुलेट चलाई और नीचे गिरा दिया उनको। अब वो बिहार के आकाश में कितना उड़ने की उनको छूट मिलेगी ये हम सब कल्पना कर सकते हैं, उसमें कोई कल्पना से परे नहीं। और इधर के लगातार वर्षों में मायावती जी पॉलिटिकल एरेना में इररिलेवेंट होती जा रही बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि उनके पार्टी में जितने अच्छे नेता थे सबको उन्होंने किनारे कर दिया। पहले अपने भाई को लाए, फिर उसको भी समझ में नहीं आया, फिर भतीजे को एक आपने बात अच्छी कही कि परिवार में कोई दूसरे आदमी को अपने आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो जवाब तो आपने स्वयं दे दिया कि इनका क्या होगा आखिर। तो जाहिर है मायावती जी ऐसा तो नहीं कर सकते कि आकाश आनंद को मायावती के स्थान पर पहुंचा दे। अब बात है कि बिहार में बीएसपी का है क्या, या हाल के वर्षों पिछले 5 साल ले ले, 10-11 साल छोड़ दीजिए, मायावती ने दलितों के किस मामले की लड़ाई की? कभी कदार ट्वीट कर देती है, कभी कदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, और वो पॉलिटिकल लाइफ में रिटायरमेंट बेनिफिट का आनंद ले रही है। आप ये समझिए, ईश्वर के पास एक बढ़िया महल मिला हुआ रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कमांडो लगे हुए हैं जिससे उनको मानसिक संतुष्टि मिल रही है। राजनीति करने वाले जितने लोग थे उनका साथ छोड़ के चले गए, और अब इस एज में जाके हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कोई सड़क की राजनीति करेंगे। बिहार में तो जो दलितों के मोर्चे पर वो सबसे ज्यादा लड़ाई कांग्रेस के राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो हर चौथे दिन वहां पहुंच जाते हैं, अम्बेडकर छात्राओं से पहुंच जाते हैं, दलितों को बुलाते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार पूरा एक 150 लोगों की टीम लगी हुई है जो दलितों के बीच वर्क कर रही है। ये जा करके क्या कर लेंगे? और आकाश आनंद का ऐसा युवा में, हर पार्टी में युवा, राहुल गांधी युवा नहीं है, और अभी तो नरेंद्र मोदी स्वयं युवा है। भाई युवा कब तक है आदमी? जब तक वो सोच रहा है। मैं खुद ही अपने को युवा सोचता हूँ, आप हमको सोचते रहिए कि सीनियर है। युवा उम्र से नहीं होता है, युवा आपके जज्बे से काम करने के उससे होता है। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ आकाश आनंद से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, मैं तो उम्मीद नहीं कर रही। मैंने जो बताया वो अपनी सल्तनत को बचाए हुए, और इस सल्तनत में कोई खलल न पड़ पाए इसलिए वो किसी अन्य को, एक जमाना था वो अपने जो मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी सर्वेसर से उनको उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि भाई कहीं हमारी सल्तनत उनके पास ना चली जाए। ये वही मायावती है जो कहती थी कि मेरे परिवार से मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो भले मन से कहती थी। लेकिन आज है, उनको हटाया, किसलिए हटाया? क्योंकि बीजेपी को उनकी बात पसंद नहीं आई। तो अब क्या बीजेपी ने इनको कह दिया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का ही खेल खेलने बिहार जा रही है कि ताकि कांग्रेस या दूसरी पार्टी अगर दलितों में कोई सेन लगा रही तो ये भी जाकर के वहां गुल्ली डंडा खेलने लग जाए कि नहीं नहीं हम भी है। और बिहार में तो इनकी कभी कर्मभूमि रही नहीं, कर्मभूमि तो बेसिकली इनकी उत्तर प्रदेश ही रही। थोड़ा बहुत दिल्ली में कभी कदार लड़ी, एक आध सीट कभी मध्य प्रदेश में लड़ गई, और वो चूंकि आपका एक जलवा होता है उसके आधार पर जीत जाते हैं।
अब तो ये दलितों की नेता भी नहीं मानी जाती। अब दलितों में जो बड़े नाम हैं वो खड़गे साहब माने जाते हैं, और किसी पार्टी का कोई नेता बड़ा नाम दलितों में इस समय नहीं माना जाता। वो किसी हैसियत को हो न उसकी मैं बात, एक नाम चलता है कि कौन आदमी दलितों की बात कर रहा है, और दलितों के सबसे बड़े नेता आजकल राहुल गांधी हो गए है। हालांकि वो ब्राह्मण, लेकिन वो दलितों की राजनीति पर उनका ज्यादा फोकस है। ये मायावती उस लाइन में है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ मैं पूरी कर रही है, और ये जा करके बिहार के चुनाव में कुछ खरमंडल मचाने की कोशिश करेंगी, और किसी न किसी संदेश देंगी कि हुजूर जो आपने कहा हमने कर दिया, अब इसके आगे हम क्या करेंगे। जी बहुत बहुत दो टूक साफ साफ शब्दों में मानस श्रीवास्तव जी, बिहार में जिस तरह का खेल होने वाला है और जिस चौतरफा, मतलब एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर बहुत जबरदस्त खींचतान होगी, और इस बार एनडीए में भी खींचतान कम नहीं होगी। स्वाभाविक है ऐसे में बागी भी आएंगे। तो उस स्थिति में जो स्थिति बनने वाली है, और प्लस कांग्रेस पार्टी, जैसा सुरेंद्र दुबे जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरएलडी मिलके दलित वोट बैंक, यहाँ तक कि नीतीश कुमार तो दलित जो बिखरने वाला है उसको और ज्यादा आरजेडी आपने आरएलडी कह दिया, आरजेडी जी आरजेडी बिल्कुल। तो मानस जी, मतलब बिहार में बहुत जबरदस्त खेल खेलने के लिए मायावती जी ने अपने भतीजे को उतारा है, ये कहना चाहिए। नहीं, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता कि मायावती ने आकाश आनंद की वापसी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए की। दरअसल उनका फोकस पूरा अभी भी उत्तर प्रदेश पर ही है, और उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़े स्तर पर तैयारी सभी सियासी दलों की शुरू हो गई 2027 को लेकर की। अलग बात है कि बिहार का चुनाव चूंकि पहले होना है, जाहिर सी बात है मायावती वहां पर चुनाव मैदान में उतरेंगी भी। कितने उम्मीदवार उनको मिलते हैं और कितना वो मोटिवेट कर पाती हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही उनकी सबसे बड़ी जमीन थी जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बंजर हो चुकी है मायावती के लिए। उसके पीछे की 2-3 बहुत बड़ी वजह है। एक तो मायावती का अपने एजेंडे से, जो उनका एजेंडा था उससे भटक जाना। जिस सोशल इंजीनियरिंग की वो बात करती रही हमेशा, वो दरअसल वो भी एक फ्लॉप को साबित हुआ। 2007 के बाद दोबारा कभी भी वो किसी भी सियासी दल के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, बहुत कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि उनके जो तमाम सिपहसालार थे, जो जिनको कहा जाता था कि वो जनाधार वाले नेता थे, वो सब एक-एक करके उनका साथ छोड़ के चले गए। अच्छा, वो सब साथ छोड़ के चले भी गए तो ऐसा नहीं कि वो उनका अपना जनाधार खत्म हो गया। वो आज अखिलेश यादव के साथ हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी का कद आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ा, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा गया, गठबंधन के तहत उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन इस 11 साल के सफर को देखेंगे तो 2014 से शुरू करिए और 2024 और 25 आ गया, 2024 तक का भी अगर आप जोड़ लीजिए तो इसमें मायावती शून्य पर से शुरू हुई थी, शून्य पर ही आके खत्म हो गई। यानी 2014 में भी शून्य और 2024 में भी शून्य। इस बीच में जो 2 विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी आपके सामने पता हालत क्या है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो उसमें भी अगर उमाशंकर सिंह को छोड़ दे, जो कि अपने दम पर चुनाव जीत करके आ गए, वो अगर बसपा से ना भी होते तो भी चुनाव जीत ही जाते वो, तो विधानसभा में भी उनको शून्य ही मान लेना चाहिए। अब ऐसे में मायावती के पास क्या विकल्प बचा है? जो उनका कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो तो उनसे खिसक गया। पहले उसको बहुत तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके चली गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैंपेन के आधार पर, जो उन्होंने 2014 से पहले शुरू किया था। दलितों के साथ रात्रि विश्राम और सहभोज के जो कार्यक्रम हुए, उसके बाद 2024 आते-आते वो दलित इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अब इन सबके बीच में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उस वक्त तक मायावती को ये एहसास था कि शायद दलित उनके साथ है, लेकिन इसकी एक जो अखिलेश यादव को उसका जो खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ 2019 में शिफ्ट नहीं हुआ, वो मायावती के साथ रहा। ये अलग बात है कि मायावती की अखिलेश यादव के कहने पे, मुलायम सिंह के कहने पर वो पिछड़ा वोट बैंक जरूर मायावती की तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए उनकी 0 से 10 हो गई और अखिलेश यादव 5 के 5 पे ही रह गए थे। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें
और इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल मायावती नितांत ही अकेली है इस समय। उनके इस पार्टी को आगे बढ़ाने वाला कोई बहुत बड़ा चेहरा, कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं है। घूम फिर करके आकाश आनंद की जो वापसी है वो इसी पर आकर के टिक जाती है। अब मायावती की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। बिहार के विधानसभा चुनाव में वो खुद भी जानती थी कि बहुत कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश जो उनकी सबसे बड़ी जमीन थी, जब वहां उनकी स्थिति शून्य है तो बिहार में उनको क्या मिलेगा यह खुद भी समझती है। लेकिन आकाश आनंद की अगर वापसी की बात करेंगे आप, तो उसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जो दलित भी हो, युवा भी हो, तेज तर्रार भी हो। अब आकाश आनंद को इसलिए वापस लाया गया, फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों को लेके कैंपेन चला रही है लगातार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेन चला रही है, दलितों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अब उसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इन तीन से भी अलग नहीं भूलना चाहिए एक चौथा चेहरा है जिसका नाम है चंद्रशेखर। दरअसल जब आप आकाश आनंद को जब आप सामने रखते हैं तो उनके मुकाबले में अखिलेश यादव नहीं है। वो जो चेहरा है वो चंद्रशेखर का चेहरा है, जो बिल्कुल युवा है, तेज तर्रार है और जिसने दलितों की आवाज उठाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक को मत दिया। कल भी वो बलिया में थे और कल भी उन्होंने एक बात कही चंद्रशेखर ने वहां पर, जिसको यहाँ पर कोट किया जाना चाहिए, जो कि शायद अखबारों में उस तरीके की सुर्खियां नहीं बन पाई। उन्होंने ये कहा कि अगर भाजपा से लड़ने में काबिल होती, वो लड़ पाती, अगर दलितों के हक की रक्षा मायावती कर पाती और वो अपने मूल उद्देश्य से, जिससे पार्टी का गठन हुआ था, उससे ना भटकती, तो शायद चंद्रशेखर की या मेरे जैसे किसी व्यक्ति को उतरने की जरूरत भी ना होती। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मायावती ने दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं, उनके हक के लिए कुछ किया ही नहीं, उनकी उत्पीड़न की आवाज वो बन ही नहीं पाई, इसलिए चंद्रशेखर जैसे किसी युवक को सामने आना पड़ा। तो जब आप तुलना करते हैं तो आकाश आनंद का मुकाबला नरेंद्र मोदी से नहीं है, योगी आदित्यनाथ से नहीं है, आकाश आनंद का मुकाबला अखिलेश यादव से नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स के बहुत हाईली स्टैब्लिश्ड चेहरे हैं जिनका मुकाबला बहुत अलग स्तर पे होना है। और मायावती की जो लड़ाई है वो अब बहुत निचले स्तर पे है, बूथ लेवल के स्तर पे उनको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरी तरफ एक नया सिलसिला जिसका उदय हुआ, जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए बगैर अगर वो मायावती की सबसे प्रतिष्ठित सीट से जीत करके और लोकसभा पहुंच जा रहा है, तो दरअसल आकाश आनंद का जो खड़ा किया जा रहा है वो चंद्रशेखर के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वो युवा है, एक बड़ा दलित चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और संगठन की समझ भी रखते हैं। काफी लंबे समय तक उन्होंने मायावती के साथ, कह सकते हैं कि राजनीति का उन्होंने पाठ पढ़ा। तो वो मुकाबला एक अलग किस्म का हो रहा है, जिसमें मायावती अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में तलाशने की कोशिश कर रही हैं और उसका चेहरा भविष्य के लिए आकाश आनंद को तय कर दिया गया कि यही रहेंगे और इनका आप सब लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि यही पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो अभी तो जो मुकाबला होना है वो तो पहले चंद्रशेखर या इनके जैसे जो दल खड़े हुए, जो अलग अलग पॉकेट्स में दलितों की राजनीति कर रहे हैं और जो मायावती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, दरअसल अभी तो लड़ाई इनसे होनी है। अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जो दूसरे बड़े कद्दावर चेहरे, उनका नंबर तो बाद में आएगा, अभी तो जरूरत जमीन बचाने की है। निश्चित रूप से आकाश आनंद को अभी वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा सफर तय करना होगा। अभी उनकी पार्टी में मजबूती का आधार सिर्फ इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव की जो तैयारियां चल रही है, उसमें मायावती अपने अस्तित्व के लिए क्या कुछ कर सकती हैं। और इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, प्रमोद जी जहां से आपने बात शुरू की थी, वापस हम वहीं पर पूरे तमाम पैनलिस्ट के साथ चर्चा के बाद पहुंच गए हैं। ठीक यही बात आपने कही कि आकाश आनंद खुद हैं क्या, और उनके आने से बीएसपी को अभी बहुत बड़ी उम्मीदें लगाना या बिहार के चुनाव से इसे जोड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसका मतलब बिहार चुनाव बीएसपी के लिए आकाश आनंद के आने का कोई बहुत ज्यादा मतलब देखना नहीं चाहिए, बीएसपी को सपने नहीं देखना चाहिए। ये कोई सेमीफाइनल जैसा भी 2027 के लिए नहीं माना जाना चाहिए। अभी उनका काम सिर्फ संगठन को या अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, उसके प्रयासों में एक एक कदम चलना है।
मीना जी, अगर दो शब्दों में बात कही जाए तो आकाश आनंद का वो लॉन्च, जिस ढंग से फिर लॉन्च दर लॉन्च किया जा रहा है, ये ठीक रीलॉन्च। वैसा ही है। हाँ, लॉन्च ही कह सकते हैं। तो ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान ने तुर्की और चीन की मिसाइल्स दागी थी और वो क्या सब बात, टाइम टाइम मिस हो गई। क्या बात, क्या और बात। और विपक्ष जो है ब्रह्मोस लिए खड़ा है। जी तो अब ये मायावती ही का जो मतलब मिसाइल है वो तुर्किस्तान की है और चाइनीज की है। तो अब जी ब्रह्मोस से मुकाबला करना है तो फिर उस हिसाब से इनको अपनी तैयारी करनी होगी। तो पहले जी 27 का उत्तर प्रदेश देखें, बजाय इसके कि बिहार जहां लटू पतरा इनका कुछ है ही नहीं, तो उस जी। पर तो बात करना ही बेमानी होगा। लेकिन बीएसपी के लिए एक और बात कही जाती है नावेश शिको जी, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि बीएसपी दरअसल स्टेट्स के आसपास के बाउंड्रीज के जो मतलब बॉर्डर स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें जाती है और वहां पर जो जो ऐसे लोग हैं जो खूब धनवान है, जो चुनावों में के मैदान में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं ला पाते हैं, वो बीएसपी से टिकट ले आते हैं तो काम उनका भी हो जाता है और बीएसपी का भी हो जाता है। जी देखिए, एक चीज को तो समझना पड़ेगा। हर आदमी, प्रदेश की जनता हर राजनीतिक दल पे नजर रखती है और कुछ ना कुछ अपना एनालिसिस होती है हर आदमी की। नाविद जी का नेटवर्क चला गया। सुरेंद्र दुबे जी, बहुत संक्षेप में जी सर, बहुत देखिए, संक्षेप में आपने आप। कहा अभी जी अभी प्रमोद गोस्वामी ने तमाम मिसाइलों की चर्चा की। ये भूल गए कि हमारे पास एक आकाश मिसाइल भी है जिसने बड़ा पराक्रम दिखाया, लेकिन हर आकाश मिसाइल नहीं हो सकता। हो सकता है जी माओवादी सोच रहे हैं कि इस मिसाइल से हम परास्त कर देंगे इस युद्ध में, जैसे भारत से परास्त कर दिया। जी। क्योंकि देखिए, आकाश की कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। आकाश न तो मायावती के साथ रहते थे, आकाश न कभी मायावती के साथ किसी आंदोलन में कूदे, आकाश की न कोई कहीं जनसभा में गए। इसके पहले हमने कभी नहीं सुना कि किसी चुनाव में आकाश किसी प्रत्याशी का प्रचार करते घूमे। तो जो विभिन्न पार्टियों में परिवार के लड़के आगे बढ़े हैं, उनकी एक जी ग्रूमिंग हुई, जी उनको ट्रेनिंग दी गई। तो वो चाहे कांग्रेस है, बीजेपी, उसमें से तमाम लड़के निकले और ये भी निकल सकते थे। लेकिन इनको आपने ट्रेनिंग देने के बजाय सीधे सीधे ट्रेनिंग मास्टर बना दिया और तब बिल्कुल इनको हटा दिया। अब इनको चीफ इंस्ट्रक्टर बना दिया है, चीफ जी कोऑर्डिनेटर। जो और जी 3 बलवान लोग लड़ रहे होंगे, वो इनको जी इनसे पूछेंगे कि हम बताइए कैसे आगे चलाएं। ठीक है, मारुति जी जिस ढंग से अपना चला रही है, मुझे नहीं लगता। देखिए, 27 तक तो अभी बहुत, गंगा में पता नहीं कितना पानी, पर हर 2 महीने बाद तो मायावती अपना स्टैंड बदल देते हैं। 27 में तो अभी 2-2.5 साल बाकी है। तो अभी से ही हम जी मान लें कि 27 के लिए उनकी ये रणनीति काम करेगी। आई डोंट एग्री विद इट। मुझे लगता है जी कि मायावती सिर्फ अपनी राजनीतिक क्या कहते हैं प्रेजेंस बनाए रखने के लिए इस ढंग की गतिविधियां बीच बीच में करती रहती हैं, वरना उन्होंने जी। एक तरह से पॉलिटिकल विश्राम का आनंद ले रही हो पोस्ट तो अस्मिता और अस्तित्व की रिटायरमेंट। जंग है ये दरअसल, और अस्मिता और अस्तित्व बचाने के लिए कहीं न कहीं आकाश आनंद का चेहरा मायावती ने सामने रखा है। सेकंड की भूमिका में भले ही उन्हें खड़ा किया गया हो, लेकिन दरअसल होगा वही जो मायावती चाहेंगी। लेकिन हाँ, बीएसपी बीजेपी को जो चेहरा आकाश आनंद का पसंद नहीं था, इस तरह की जो चर्चाएं हुई, वापस मायावती जी ने ले लिया। इसका मतलब बीजेपी ने भी मोहर लगा दी है भीतर खाने, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जाना चाहिए। इस तरह की खबरों की कोई पुष्टि तो होती नहीं है, लेकिन इस तरह के कयास और इस तरह की जिस तरह की बातें बाहर से आती हैं लोगों के बीच में, उससे ये साफ है कि इस वक्त कम से कम मायावती अपने अस्तित्व की जंग में एक चेहरा, एक मोहरा आकाश आनंद को बनाने की कोशिशों में है। आकाश आनंद अब इस चेहरे और मोहरे से बाहर अपने आप को कितना निकाल पाते हैं,
बीएसपी के कैडर को कितना खड़ा कर पाते हैं, अपने लिए जगह कितनी बना पाते हैं, यह उनकी योग्यता काबिलियत पर निर्भर करेगा। जो अभी कम से कम दिल्ली दूर है जैसी स्थिति है, लेकिन आकाश मिसाइल कितनी कामयाब होगी ये भविष्य के गर्भ में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, इस देश की राजनीति जिस रूप में आगे बढ़ रही है, वो इस देश की जनता जाने समझे और उसके बाद व्यवहार करे। वोट देने जाएं तो सोचें कि उससे उनको हासिल क्या होना है। पूरी वोट की सियासत इस वक्त देश में सबसे ऊपर है। तो जनता इस बात को समझते हुए न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दें, अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को लिखें। हमारे पैनलिस्ट से लाइव में सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।